गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे साथियों को। तो साथियों गुड इवनिंग, यानी कि शाम का समय हो चुका है और आपकी क्लास भी तैयार हो चुकी है। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो अध्याय 4 दक्कन चित्रशैली की उसकी चर्चा कर रहे थे साथियों, उसके हम कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्लास की। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि सभी क्लास आप तक पहुंच जाए, किसी भी क्लास से आप वंचित ना रहे साथियों। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साथी बीजापुर चित्रशैली, बहुत इंपॉर्टेंट है बीजापुर चित्रशैली, यानी कि बीजापुर इसके अलावा पेंटिंग। तो देखो, नुजुम अल उल्लुम, क्या नाम है, नुजुम अल उल्लुम चित्रों का विश्वकोश 16वीं शताब्दी के बीजापुर चित्र के चित्रों का एक सुश्रेष्ठ विश्वकोश है। क्या है साथियों, विश्वकोश है, जिसे 1570 के नुजुम अल उज्जुब के रूप में माना जाता है। क्या है, जिसे 1570 नुजुम अल उद्दुम के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है, बीजापुर चित्रशैली का। क्लियर हुआ। इस महत्वपूर्ण लघु ग्रंथ में 1876 लघु चित्र है। जो लघु ग्रंथ कौन सा है, बीजापुर चित्रशैली, तो इसमें कितने 876 लघु चित्र है। ग्रंथ कौन सा है, नुजुम अल उद्दुम। इनमें से कहीं चित्र शास्त्र तथा बर्तनों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अन्य चित्र खगोल विद्या का प्रदर्शन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। स्त्रियों को दक्षिण भारतीय पोशाक में दिखाया गया है। वे ऊंचे कद वाली पतले ढील डोल की हैं, जैसा कि हमें रागमाला के चित्रों में दिखाई पड़ता है। ओके। अगला दिखाया गया है कि बीजापुर चित्रों को अली आदिल शाह तथा उनके उत्तराधिकारी इब्राहिम द्वितीय द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ये दोनों ही शासन काल एवं साहित्य के पोषक थे। इब्राहिम द्वितीय सेकेंड, यानी कि द्वितीय भारतीय संगीत के विशेषज्ञ थे। कौन है, जो इब्राहिम के साथ भारतीय संगीत के विशेषज्ञ थे तथा इस विषय पर नूर साना, क्या है, नूर सनामा नामक पुस्तक उसने लिखी। नूर सनामा पुस्तक किसने लिखी थी साथियों, इब्राहिम द्वितीय ने लिखी थी। ओके, इस प्रकार से आपको याद रखना है साथियों। वह नुजुम अल उल्लुम का स्वामी था और संभव है कि उसने गुप्त 1590 के दशक में रागमाला श्रृंखला को शुरुआत की हो। बीजापुर का तुर्की से निकट का संबंध था, जो नुजुम अल नुसुक की खगोल विद्या से जुड़ी व्याख्याओं का संभावित स्रोत ऑटोमेन तुर्की की पांडुलिपियों रागमाला उनके संबंधी के कारण भारतीय रचनाएं उनकी लोकपाक्ष शैली की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती है। ये रचनाएं आदिल शाह के दरबार के समृद्धि सौंदर्य बोध का उदाहरण है, क्योंकि इनमें रंगों का प्रयोग अत्यधिक सफल एवं रूप से हुआ है। ओके, ये थी हमारी कौन सी, रगमाला, बीजापुर चित्रशैली। ओके, अब देखेंगे हम आगे द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी का चित्र। तो देखो, द द थ्रोन क्या है, द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी का एक चित्र ऐसा चित्र है जो एक शुभता व संपन्न सिंहासन को दर्शाता है, जो 7 अवस्थाओं से बना है। प्रत्येक अवस्था अलग अलग निवासियों से परिपूर्ण है। ये निवासी हाथियों और बाघों से लेकर खजूर के वृक्षों को शामिल करते हैं। इनके बीच मोर एवं आदिवासियों की अवस्था भी शामिल है। किसके अंदर, द थ्रोन ऑफ प्रोस्पेरिटी के चित्र में। मुख्य रचनाएं लकड़ी पर कारीगरी वाले गुजराती घरों के दरवाजे और सामने के हिस्सों के की एवं दक्षिण के मंदिरों को याद दिलाते हैं। इन पन्ने का रंग रोगन इस्लाम की पार्शियन परंपरा का है। विशेष रूप से सिंहासन का सबसे ऊपरी भाग, जो पौधों पत्तियों तथा जानवरों से बने डिजाइन से सुसज्जित हैं। हम इस सिंहासन के ऊपर दक्षिण की वनस्पतियों के पत्तों और गहरे नीले आकाश को देखते हैं। सिंहासन के दूसरे और कलात्मक पौधों हमें गुजराती पांडुलिपि से सज्जित आशय की याद दिलाता है। यह पांडुलिपि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की है। इस प्रकार ये लघु चित्र सशक्त भारतीय परंपरा को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। अगला है योगिनी का चित्र। एक अन्य दक्कनी पेंटिंग की वस्तु है योगिनी, एक ऐसी स्त्री है जो योग में विश्वास रखती है। योगिनी चित्र, क्या नाम है इसका, योगिनी। तो इसे क्यों नाम रखा गया, योग प्लस इनी, यानी कि योग में विश्वास रखती थी, ये योगिनी थी। ये शारीरिक एवं भावात्मक प्रशिक्षण का अनुशासित जीवन जीती थी। कौन, योगिनी जी। आध्यात्मिक एवं बौद्धिक अन्वेषण करती है और सांसारिक वस्तुओं का परित्याग एवं कर प्रसिद्ध अर्जित करते हैं। लेकिन ऐसा दृष्टिकोण सामान्य बात नहीं है, ऐसा करना कोई सामान्य बात नहीं। इस प्रकार से व्यवहार में लाना असाधारण कार्य था। क्या योग, इस 2 चीजें बताई गई है, योगिनी जी ने जो कार्य किया था सारी। अब देखते हैं योगिनी जी की विशेषता। इस रचना का श्रेय एक ऐसे कलाकार को दिया जाता है जिसके बारे में कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। चित्रकार ने एक लंबवत रचना को महत्व दिया। योगिनी को एक लंबी खड़ी आकृति के रूप में प्रस्तुत किया। किसने, चित्रकार ने। ठीक ऊपर सफेद रचनाओं का प्रदर्शित किया गया है ताकि चित्र को सतत संकीर्ण होने की दक्षिण देखा जाए। योगिनी चित्रशैली की विशेषता आपकी 100% आएगी साथियों।
ओके, इसको एक बार आप रट लो साथियों। योगिनी एक मैना पक्षी के साथ ध्यान मगन है। जैसे कि भाई योगिनी उसमें बातचीत कर रही हो, योगिनी आभूषणों से सुसज्जित यानी कि लज्जित लथपड़ है। उसके बालों का जोड़ा उसके कद को अधिक उच्चता प्रदान कर रहा है। लंबे दुपट्टे योगिनी के शरीर में चारों ओर तालबद्ध गोलाई के साथ लहराते दिखाई पड़ते हैं। योगिनी का शरीर चारों ओर खूबसूरत वनस्पति से घिरा और उसके चारों ओर शानदार प्रदेश से फैला हुआ है। ये योगिनी जी की विशेषता मैंने आपको बता दी है। अगले है गोलकुंडा चित्रशैली। तो देखो, गोलकुंडा 1512 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बन गया था। जो गोलकुंडा है साथियों, वो कब बना? 1512 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बन गया था। अगले है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक यह दक्कन के सभी राज्यों में धनाढ़ राज्य था। कौन सा? धनाढ़। ऐसा पूर्व तट के बंदरगाह से, क्या ऐसा पूर्वी तट के बंदरगाह से होने वाले जबरदस्त व्यापारी के कारण हुआ। कहाँ का व्यापार था? बंदरगाह का। यहाँ से लोहे एवं कपास का सामान दक्षिण पूर्व एशिया के दोनों के देशों में जा से जाता था। कौन सा? लोहा और कपास का जो धंधा था साथियों, वो जहाजों के माध्यम से कहाँ पर जाता था? पूर्ण एशिया में जाता था साथियों। ओके, इस दौरान पर्शियन की ईरान के साथ ही विस्तृत रूप से व्यापार चलता रहा। जो ईरान था उसका विस्तृत यानी कि बड़े बड़े रूप में वहां पर क्या चलता रहा? व्यापार चलता रहा। यूरोप के देशों में कपास के चित्रित सामान की धूम मच गई थी। सामान की धूम मचना यानी कि वहां पर कपास की चीजें मिल नहीं रही थी, यहाँ इसलिए मांग ज्यादा बढ़ गई थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हीरो की खोज हो गई, जिसमें आय के स्त्रोतों में वृद्धि हो गई। गोलकुंडा के चित्रों से ध्यान हमारा सोने से आभूषण की आकर्षित होता है, जिन स्त्री एवं पुरुष दोनों ही पहनते हैं। इसके अतिरिक्त गोलकुंडा के चित्रों की विषय वस्तु अत्यधिक प्रसिद्ध प्राप्त की है। साथ ही गोलकुंडा की कला लोकप्रिय हो गई क्योंकि डच व्यापारियों सुल्तानों के चित्र 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के देशों में लेकर गए। संभवतः इन चित्रों को बाजार में बिक्री के लिए बनाया जाता था और शाही चित्रों का उल्लेख किया जाता था। गोलकुंडा की प्रारंभिक पेंटिंग्स जिन्हें जिन्हें 1635-1650 के वर्षों का बताया गया, कभी कभी 8 फीट ऊंची होती है और इन दीवारों पर लटकाए जाने को बनाया जाता था। ये चित्र विभिन्न मूल की वास्तुकला के साथ या आकृतियां दर्शाते हैं। अब देखो आगे है गोलकुंडा चित्र के कुछ चित्र भी देखो, तो पहला दिया गया है इसमें दीवाना ऑफ हाफिज। तो देखो, सर्वाधिक प्रारंभिक 5 लघु चित्र जिन्हें गोलकुंडा से संबंधित करते माना जाता है। दीवान ऑफ हाफिज में समाहित थे, जो 1463 का ग्रंथ। ये चित्र एक युवा शासक के दरबार की दृश्य को प्रदर्शित करते हैं। इनके शासकों को सिंहासन पर बैठा चित्रित किया गया है, जिसने एक विशिष्ट रूप से लंबी सीधी दक्कनी तलवार पकड़ रखी है। शासक को एक सफेद कोट पहन दिखाया गया है, जिस पर काशीदार से खड़ी खड़ी पट्टियां बनी है। सभी 5 चित्र सोने से पहले मढ़े गए हैं। आगे दिखाया गया है कि आगे क्या है? नृत्य अंगना शाही मेहमानों का मनोरंजन करते दिखाई दे रहे हैं। परस्पर बारीकी से बनाए गए डिजाइन वाले गलीचे बिछे हुए हैं। इस चित्र में कोई मुगल प्रभाव नहीं दिखाया गया। बैंगनी रंग का प्रयोग हुआ है। ओके, और यदा कदा जानवरों को नीले रंग दिखाया गया। इस कारण हम नीले रंग की लोमड़ी को देख पाते हैं। ओके साथियों।